हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 13 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हमने इस अध्याय में जो कुछ भी सीखा है उसको हम संक्षिप्त में इस सारांश अर्थात समरी में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इस अध्याय की शुरुआत में सबसे पहले बताया था गति, मोशन के बारे में। गति अर्थात मोशन, क्योंकि इस पूरे अध्याय का नाम ही है सरल रेखीय गति, तो हमने मोशन के बारे में सीखा था विराम अवस्था से, जैसे रेस्ट पोजीशन। पोजीशन क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक ही स्थिति में है, यानी वो समय के साथ स्थिति चेंज नहीं कर रही है, और गति इसका उल्टा, जब वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ चेंज करती है। फिर हमने इसमें बिंदुवत वस्तु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा था, यानी कि जब किसी भी वस्तु के आकार को आप नगण्य कब मानते हैं, ना गिनने योग्य कब मानते हैं, बहुत छोटा कब मानते हैं, जब आप किसी दूसरी से उसकी तुलना करते हैं, तुलनात्मक विचार आप रखते हैं। तो जैसे हमने रेलगाड़ी वाला एग्जाम्पल देखा था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज़्यादा थी उसकी लंबाई की तुलना में, तो तब आप उस रेलगाड़ी को बहुत सूक्ष्म मान सकते हैं, बहुत बिंदुवत मान सकते थे। उसके बाद हमने पार्ट 1 वीडियो में गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन सीखे थे, क्योंकि हम जो इस पूरे अध्याय में सीख रहे हैं वो गति का एक प्रकार ही सीख रहे हैं। और वो कौन सा प्रकार है? एक विमीय गति, सरल रेखीय गति जिसे हम कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। क्योंकि हमें यहाँ पर वस्तु की गति को दिखाने के लिए एक चर की जरूरत होती है, क्योंकि वस्तु सरल रेखा में गति करती है। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? जहाँ पर वस्तु को की गति को दिखाने के लिए दो चरों की जरूरत होती है, और जब दो चरों की जरूरत होती है तो वस्तु एक समतल में गति करती है। इसी तरीके से त्रिविमीय गति यानी थ्री डायमेंशनल मोशन, जब वहां पर वस्तु की गति को दिखाने के लिए हमें तीन चरों की जरूरत होती है, और वस्तु कहाँ गति करती है? मुक्त आकाश में, इसलिए तीन चरों की जरूरत होती है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स भी वहां पर कुछ समझे थे। फिर हमने इसी वीडियो में गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखी थी। क्या थी सबसे पहली परिभाषा? दूरी। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा के दौरान जितने मार्ग की कुल लंबाई को तय करता है उसको हम दूरी कहते हैं। इसके बारे में हमने समझा था ये कि इसका SI मात्रक मीटर होता है, क्योंकि और मात्रक भी इसके बहुत सारे होते हैं, और ये एक अदिश राशि होती है। इसको डिफाइन करने के लिए, दर्शाने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ हमने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी भी यात्रा तय करता है, जितनी भी रास्ते की कुल लंबाई तय करता है, उसके पूरे रास्ते में जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति होती है उसके बीच की न्यूनतम दूरी और दिशा सहित। दिशा सहित क्यों कह रहे थे? क्योंकि हम एक इस तरीके से अगर एक पथ लें, तो अगर व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है तो स्टार्टिंग एंडिंग ये पॉइंट हो गए, लेकिन अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो स्टार्टिंग ये पॉइंट है, एंडिंग ये पॉइंट, तो वो उसकी दिशा पर फर्क डालता है। तो यानी कि ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दिशा पर निर्भर करता है। तो ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है, SI मात्रक। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सीखे थे। सबसे पहला था कि जो दूरी है वो पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। जैसे इस पथ पर अगर कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो दूरी वो पूरी है जितनी उसने लंबाई तय की, तो वो पथ की आकृति पर डिपेंड करी। लेकिन विस्थापन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी है। इसका मतलब विस्थापन इस पथ की आकृति पर निर्भर नहीं किया। तो ये इस पॉइंट का मतलब था। इसी में एक और चीज़ ये थी कि दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या तो इसके बराबर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो उससे छोटी हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक हो सकती है। शून्य कब होता है विस्थापन? सोचिए, वृत्तीय गति में। जैसे वृत्तीय गति में अगर एक पूरा चक्कर हो गया कंप्लीट तो उसके बाद उसका विस्थापन शून्य, इस तरीके से। फिर हमने चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी के बारे में पार्ट 1 वीडियो में ही सीखा था। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि दूरी से हमारे पास चाल की डेफिनेशन आती है और विस्थापन से वेग। तो हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, और फिर विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन हमारे पास वेग होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें वेग क्या बता रहा है। जैसे अगर मेरे को 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में उसने 2 मीटर तय किया, ये हमें विस्थापन, वेग और चाल बता रहे होंगे। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ये सीखे थे कि वेग को आप ये कह सकते हैं चाल प्लस दिशा, क्योंकि जो चाल और वेग है उनमें एक ही डिफरेंस है कि वेग में दिशा होती है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, और चाल में दिशा नहीं होती है। तो वेग को हम लिखने के लिए जब चाल और वेग का परिमाण सेम हो, क्योंकि बस एक ही चीज़ है, अगर इन दोनों का परिमाण सेम हो जाए तो वेग को आप लिख सकते हैं चाल प्लस दिशा, यानी कि परिमाण प्लस दिशा। यहाँ से आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर चाल बदलती है तो चाल
क्योंकि वेग बराबर चाल प्लस दिशा है, तो वेग तो ज़रूर बदलेगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कहें कि अगर आप वस्तु का वेग बदल दें, तो वेग बदलने के 2 तरीके, या तो चाल बदल दें यानी परिमाण बदल दें, तो चाल बदलेगी, लेकिन दिशा बदलने पर वेग बदलेगा लेकिन चाल नहीं बदलेगी, क्योंकि वो केवल उसका परिमाण पे वो डिपेंड कर रही है, अपने परिमाण पे। तो इसलिए ये चीज़ लिखी गई है। फिर हमने ये सीखा था कि चाल हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। विस्थापन, क्योंकि वेग अभी हमने पढ़ा कि वेग क्योंकि विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो यहाँ पर ये भी, ये तीनों हो सकता है। फिर हमने आगे चाल के प्रकार समझे थे पार्ट 2 वीडियो में, और वेग के भी। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला था यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समान समय अंतरालों में हमने अंतराल लिए, समय के अंतराल। तो समान समय अंतरालों में अगर वस्तु समान दूरी तय करे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर समान समय अंतरालों में वो अलग अलग दूरियां तय करे तो वो परिवर्ती चाल, वेरिएबल स्पीड है। और औसत चाल, इसके बाद औसत चाल था एवरेज स्पीड, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से वेग के प्रकार, एक समान वेग, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो समान समय अंतरालों में समान अगर वेग तय हो रहा है, समान विस्थापन तय हो रहा है, तो वो एक समान वेग है। लेकिन अगर वो विस्थापन अलग हो रहा है उस समान समय अंतरालों में, तो वो परिवर्ती वेग था। और औसत वेग आपके पास क्या था, कुल जो विस्थापन था बटे कुल समय, कुल विस्थापन में परिवर्तन भी आप इसको कह सकते थे, बटे समय भी। फिर हमने तात्क्षणिक चाल और वेग यानी इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पार्ट 2 वीडियो में सीखा था। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और चाल, इससे रिलेटेड हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, जहाँ पे हमने निकाला था कि तात्क्षणिक चाल उस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी थी। जैसे हमारे पास औसत चाल या फिर औसत वेग होता है, वो क्या बताता है कि उस पूरे समय अंतराल में वस्तु की चाल या वेग कितनी थी। लेकिन तात्क्षणिक चाल आपको या वेग आपको ये बताता है, तात्क्षणिक वेग, कि उस पर्टिकुलर समय अंतराल के किसी निश्चित क्षण पर कितनी चाल है या कितनी वेग है उस वस्तु की। तो हमने इसको डिफाइन किया था इस तरीके से कि ये अगर चाल परिवर्ती हो तो किसी क्षण t पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पर हम समय अंतराल को बहुत छोटा 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 करते रहते हैं, और वो फिर हम लिखते हैं कि ये टेंड हो रहा है जीरो की तरफ, और तब हम इसको dx बटे dt लिखते हैं। और इसी तरीके से हमने वेग को भी डिफाइन किया था, सेम इसी तरीके से इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अब हमने उसके बाद पार्ट 3 में स्थिति समय ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ के कुछ प्रमुख बिंदु समझे थे। टाइम पोजीशन यानी टाइम को आप एक्स अक्ष पर, पोजीशन को आप वाई अक्ष पर रखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ थी इसमें कि जो इसका ढाल था, स्लोप, क्योंकि आप वहाँ से ढाल निकाल सकते थे। तो ढाल आपको क्या दे रही थी, वेग दे रही थी। जैसे अगर आपके पास ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा था, तो यानी कि इसकी ढाल आप जब निकालते थे, अगर यहाँ पर t है, यहाँ पे x है, तो ये इसकी ढाल आपको वेग दे रही थी। और इसमें एक और चीज़ हमने सीखी थी जो मुझे एकदम से याद आ रही है, कि अगर आप ढाल जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही वेग ज़्यादा होगा, और वेग को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट है कि ढाल जितनी ज़्यादा होगी वेग उतना ज़्यादा, क्योंकि ढाल वेग को बता रही थी। फिर हमने ये सीखा था कि विस्थापन समय ग्राफ में अगर एक्स अक्ष के वो समांतर हो जाए, इस तरीके से पूरा समांतर, तो क्योंकि यहाँ अगर आप ढाल निकालें तो ये x वाले पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम होंगे, तो ढाल आपके पास शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर y अक्ष के ये समांतर होता, तो यहाँ पर t पॉइंट अगर आप इसकी ढाल देखते तो t2 माइनस t1 दोनों सेम, तो वो 0 यानी कि वेग यहाँ पर अनंत हो जाता y अक्ष के समांतर वाले केस में। यहाँ पे ये लिखा है जो अनंत। इसके बाद हमने पार्ट 4 वीडियो में त्वरण, एक्सीलरेशन के बारे में सीखा था। त्वरण कहाँ से आता है, वेग से आता है आपके पास। तो वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है, यानी a बराबर डेल वी बटे डेल टी, और याद रखेंगे हम वेग परिवर्तन है, ये केवल वेग नहीं है, वेग परिवर्तन है। यहाँ पर हमने त्वरण के प्रकार समझाए थे, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। सबसे पहला एक समान त्वरण, यानी कि जब समान समय अंतरालों में आपका जो वेग परिवर्तन हो, जब वो सेम होता है, वेग परिवर्तन वो सेम हो तो वो एक समान त्वरण। अगर वो अलग अलग हो वेग परिवर्तन उन समान समय अंतरालों में, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन। और अगर मैं कहूँ औसत त्वरण, तो कुल वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे कुल समय अंतराल जो था, वो औसत त्वरण था। फिर हमने तात्क्षणिक त्वरण को भी इसी तरीके से समझाया था कि किसी एक निश्चित क्षण पर जो त्वरण होगा वस्तु का, तो ये तो हमने समझाया था। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, a इज इक्वल्स टू dv बटे dt। इसी तरीके से आगे हमने पार्ट 4 में ही, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इसलिए यहाँ पे मैंने रखा है, कि किसी क्षण वस्तु की स्थिति x हो तो त्वरण को जैसे आप a इज इक्वल्स टू डी वी बटे डी टी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम x के पदों में इसे ऐसे भी लिख सकते थे। ये हमने कैसे लिखा था, हमने कहा था v बराबर हमारे पास डी एक्स बटे डी टी होता है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर,
और a बराबर dv बटे dt, तो हम इस v को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करने पर हमारे पास ये आता है, जब हम v को यहाँ पर ले आए तो ये हमें ये वाला फॉर्मूला दे देता है। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी थी। फिर हमने पार्ट 4 वीडियो में ग्राफ सीखे थे। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे, बस इसको समझना है, बाकी याद अपने आप रह जाएँगे, बस आपको समझना है इन्हें। तो ये एक्स-टी ग्राफ है, दोनों के दोनों। अब एक्स-टी ग्राफ की ढाल जल्दी से सोचिए क्या देती है हमें? वेग देती है, तो इसकी ढाल भी आपको वेग देगी। अब इसकी ढाल देखिए ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसमें जो वेग होगा वो बढ़ रहा होगा, और जब वेग बढ़ता है तो फिर त्वरण क्या होता है? वो भी बढ़ता है, यानी कि वो धनात्मक होता है। यहाँ पर देखिए वेग जो होगा ये कम हो रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्योंकि जो दूरी है वो ऐसे तय कर दी है, तो यानी कि वेग कम हो रहा है, तो आपके पास त्वरण ऋणात्मक होगा। ये हमें ये ग्राफ बता रहे हैं। फिर हमने ये एक ग्राफ देखा था, ये एक्स-टी ग्राफ है फिर से, तो इसकी ढाल क्या देगी? आपको वेग देगी। लेकिन आप इस पूरी सरल रेखा के कहीं पर भी निकालें, ढाल आपके पास सेम आएगी, इसका मतलब वेग सेम, और जब वेग सेम है तो a इज इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या होता है? डेल v बटे डेल टी। अब जब वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो वेग शून्य है, v2 माइनस v1 दोनों सेम, तो ये जीरो हो जाएगा, जिससे कि a बराबर भी जीरो हो जाएगा, तो त्वरण जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो एक समान वेग से चल रही है, क्योंकि वेग हर बिंदु पर सेम है। इसी तरीके से हमने आगे एक और ग्राफ सीखा था। ये ग्राफ आपको थोड़ा ज़्यादा परिचित सा लग रहा होगा, क्योंकि हमने जो तीनों शुद्ध गतिकी के समीकरण थे वहाँ पर इसे बहुत यूज़ किया था कि t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग ये है, t पर इसका वेग v हो जाता है, तो ये पूरा क्षेत्रफल इससे घिरा था। अब देखिए vt ग्राफ है, तो ये आपका ढाल आपको क्या देगी? त्वरण देगी। यहाँ पर आपको वेग नहीं मिलेगा ढाल से, क्योंकि ये xt ग्राफ नहीं है, ये vt ग्राफ है, तो त्वरण मिलेगा। अब देखिए पूरी ढाल के हर एक बिंदु पर जो त्वरण होगा, ढाल होगी वो सेम, यानी त्वरण सेम, इसीलिए यहाँ पर त्वरण सेम है, तो त्वरण एक समान है। इसीलिए हमने इसको शुद्ध गति की समीकरण में यूज़ किया था। तो एक समान त्वरण का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये आप याद रखेंगे। इसी में हमने एक और चीज़ सीखी थी कि वीटी ग्राफ के अंदर आने वाला जो क्षेत्रफल होता है, वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के इक्वल होता है। यानी कि ये पूरा जो क्षेत्रफल है, ये वस्तु के विस्थापन के इक्वल होगा। ये हमने एक एग्ज़ाम्पल से समझा भी था। फिर हमने पार्ट 6 वीडियो में ये तीनों समीकरण सीखे थे। शुद्ध गतिकी के समीकरण क्यों? क्योंकि ये वस्तु की गति के बारे में आपको बता रहे थे। ये हमें विस्थापन, वेग, त्वरण, समय, इन सभी के मध्य, तीनों नहीं, चारों के बीच, और वो भी अलग-अलग फॉर्म में, जैसे वहाँ पे प्रारंभिक वेग भी था। तो इन सभी के बीच एक संबंध हम समीकरणों के रूप में आपको देते हैं। तो पहली समीकरण, दूसरी और तीसरी, और इसी में आपको याद होगी ये एक समीकरण थी, और थर्ड की भी ये एक समीकरण थी। तो ये क्यों थी? क्योंकि t बराबर 0 पर अगर वस्तु का कुछ प्रारंभिक विस्थापन x0 था, यहाँ पर भी देखिए, तो ये आपके पास समीकरण आती है। और ये समीकरण हमने 3 विधियों से निकाली थी, ग्राफीय, सामान्य और फिर कलन। कलन यानी समाकलन, और फिर आपने अवकलन का जहाँ पर यूज़ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट थी तीनों, लेकिन कलन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों को आप रिवाइज करते रहिएगा। फिर हमने पार्ट 9 वीडियो में, जहाँ पर कुछ उदाहरण थे, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे मुक्त पतन, फ्री फॉल, यानी जब आप एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ते हैं और वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, तो नीचे की तरफ उसकी मुक्त गति होती है, और उसको आप मुक्त पतन कह सकते हैं। उसमें हमने बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया था कि अच्छा ये चीज़ें भी वहाँ पर होती है। त्वरण के बारे में, जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा हमने वहाँ पर सीखी थी, इसको आप बस एक ही तरीके से याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसी को आगे पकड़ के चलिएगा कि मुझे ऐसे ही डिसाइड करनी है गुरुत्वीय त्वरण की दिशा। तो ये क्या थी? हमेशा नीचे की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ ये होती है, और नीचे की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव वाई डायरेक्शन लेते हैं, तो ये हमेशा ऋणात्मक होती है। इसको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखेंगे। फिर हमने पार्ट 10 वीडियो में गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम सीखा था। यानी कोई वस्तु थी विराम अवस्था में, जब आप उसको नीचे की तरफ गिराते हैं और फिर समान समय अंतरालों में चली गई दूरियों का अनुपात लेते हैं उसी वस्तु के लिए, तो वो आपका इस अनुपात में आता है, यानी प्रारंभ से विषम अंकों के अनुपात के बराबर वो चीज़ आती है। ये हमने एक तालिका के माध्यम से सीखा था। फिर हमने वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में सीखा था। स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि आपको जब ज़रूरत होती है कि एकदम से आपको अपना वाहन रोकना है, तो आप ब्रेक लगाते हैं, तो तुरंत गाड़ी नहीं रुकती है, तो ब्रेक रुकने से पहले और ब्रेक लगाने के बाद जो वो दूरी तय करती है, उसको आप वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। जो चाल की का निर्धारण अगर आपको करना है, चाल के निर्धारण में वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमने सीखा था कि विद्यालयों के निकट अगर चाल सीमा का निर्धारण करना है, इसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला डिराइव किया था, मतलब छोटा-सा था, तो हमने देखा था कि ये हम आपके पास कहाँ से आता है। ये जो समीकरण थी, तृतीय समीकरण, एक समान
त्वरण वाली, वहाँ से आपके पास शुद्ध गतिकी के समीकरण से आता था। इसी के बाद हमने पार्ट 11 में प्रतिक्रिया काल के बारे में सीखा था। प्रतिक्रिया काल क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी घटनाक्रम को देखता है, उसके विषय में फिर वो सोचता है, हमने देखा था कि कैसे-कैसे, और फिर वो एकदम से फिर वो कुछ कार्यवाही करता है। तो ये जो पूरा टाइम लगा, वो प्रतिक्रिया काल आपके पास था। इसमें हमने, आपको याद होगा, एक एग्ज़ाम्पल किया था वो रूलर वाला। तो उससे हमने देखा था कि प्रतिक्रिया काल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सीखा था। रिलेटिव वेलोसिटी हमें हमेशा याद रखिएगा, ये बताती है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु गति में है, विराम अवस्था में है, वो किसी के सापेक्ष है, किसी के रिलेटिव है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बस है, यानी कि वो निरपेक्ष है, या निरपेक्ष गति में है या निरपेक्ष विराम अवस्था में, किसी के सापेक्ष वो होती है। इसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला ये लिखा था कि A का दूसरी वस्तु B के सापेक्ष वेग इस तरीके से। इसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी कुछ, कि एक ही दिशा में जब वो होंगे, अलग-अलग दिशा में वो होंगे। फिर हमने कुछ इस पार्ट 11 वीडियो के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ये जो टेबल है, ये टेबल आपकी बुक में भी है। ये टेबल इसलिए बनाई गई है ताकि आपको एकदम से इसमें याद रहे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले भौतिक राशियाँ लिखी हुई, तो पथ, लंबाई, दूरी से लेकर सारी के सारे लिख दी, त्वरण तक। फिर उनके प्रतीक, विमाएँ, मात्रक और टिप्पणी, जहाँ पे उनकी डेफ़िनेशन है या फिर छोटी-छोटी बातें उनसे रिलेटेड है। तो ऐसा आप कर सकते हैं ताकि आपको एकदम से इन चीज़ों को, जैसे आप कभी भूल जाएँ, एकदम से याद आ जाए, या रिवाइज़ करने के लिए ये ईज़ी होता है। तो तब आपके पास ये है, बाकी इन सारी चीज़ों को तो हम पीछे कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ भी हमने सीखा है वो आप न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी के लिए थैंक यू।